व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? किसी स्टार्टअप को कैसे खड़ा किया जाता है? अगर आपने बिजनेस खड़ा कर लिया तो उसे कैसे बड़ा किया जा सकता है? या कोई स्टार्टअप क्यों फेल होता है, उसके पीछे की क्या वजह होती है? सारी चीजें इसमें क्लियर करेंगे। क्योंकि देखिए, कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार मेरे पास भी अपना कोई बिजनेस होना चाहिए, या मेरे पास अगर मेरा कोई काम होता या मेरी स्किल की अगर सही यूज होती तो मैं भी कोई बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता था, बहुत बड़ा साम्राज्य बिल्ड कर सकता था। और एक समय था कि जब बिजनेसमैन की लाइफ स्टाइल या उनकी जीवन शैली हमसे दूर थी, तो हमें नहीं पता था कि यार एक बिजनेसमैन किस तरीके की जिंदगी जीता है। लेकिन अब जब आज सोशल मीडिया की वजह से या इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी की वजह से आज हमें पता है कि एक बिजनेसमैन किस तरीके की जिंदगी जीता है, किस तरीके की लाइफ स्टाइल मेंटेन करता है, किस तरह की फाइनेंशियल फ्रीडम, किस तरह की टाइम फ्रीडम, वो जहां चाहे वहां जब चाहे जा सकता है। ये सब चीजें जब हमें देखते हैं तो हमें भी लगता है कि यार हमें अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए, या हमारे पास अपना कोई काम होना चाहिए। या कई बार ऐसा होता होगा कि आपके बॉस ने आपको गाली दी और आपको लगा कि साला यार मेरा कोई काम होता तो मुझे आज ये नहीं सुनना पड़ता, या मुझे अपना कोई काम शुरू करना चाहिए। या फिर आपको हर महीने जब आपके अकाउंट में आपकी तनख्वाह या आपकी सैलरी डलती होगी, आपको तब लगता होगा कि यार इतना कम पैसे में किसी और के लिए काम करने से अच्छा तो है कि अपना कोई बिजनेस शुरू किया जाए या अपना कोई काम बिल्ड किया जाए। तो देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर बिजनेस की डेफिनेशन में आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊं तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बिजनेस क्या होता है। देखिए, सिंपल सी चीज है कि किन्हीं भी दो लोगों के बीच में जब किसी गुड्स या सर्विस का ट्रांजैक्शन होता है जिसमें प्रॉफिट शामिल होता है, कोई लाभ शामिल होता है, यही बिजनेस होता है। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है कि दो लोग होना चाहिए जिनके बीच में किसी भी गुड्स या सर्विस का लेन देन हुआ और जिसमें कोई ना कोई प्रॉफिट छुपा हुआ हो। ये चीजें जिनमें आती है वो बिजनेस में आता है। और देखिए, सिर्फ दो चीजों का मैंने जिक्र किया यहां पर, पहला गुड्स है, दूसरा सर्विस है। इन दोनों के अंदर ही, इन दो कैटेगरी के अंदर पूरी दुनिया का जितना भी बिजनेस है वो इसके अंदर आता है। आप सबसे पहले ये समझिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके के बिजनेस गुड्स में आते हैं और किस तरीके के बिजनेस सर्विसेज में आते हैं। गुड्स में अगर देखें कि मान लो कोई कंपनी कार बना रही है, कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और उस कार को बेच रही है, तो वो गुड्स में आ गया कि भैया कार उनका गुड्स है, उनका प्रोडक्ट है जिसे कंपनी मार्केट के अंदर बेच रही है। वहीं पर एक और आदमी है जो उस कार को ठीक करने का काम करता हो, उसको रिपेयर करने का काम करता हो, उसको वॉशिंग का काम करता हो, तो वो काय में आता है? उसका बिजनेस सर्विस सेक्टर में आता है। वो कार बना नहीं रहा है, वो कार बेच भी नहीं रहा है, बस वो आपकी कार को रिपेयर कर रहा है, ठीक कर रहा है, उसको धो रहा है, तो वो सर्विस सेक्टर में हो गया। वैसे अगर आप देखेंगे कि यार एक कंपनी है जो एसी बनाती है, उसका प्रोडक्ट है, या उसका होलसेलर एसी को बेचता है, या रिटेलर उस एसी को बेच रहा है, तो ये पूरी की पूरी जो इनकी चेन है ये गुड्स के बिजनेस में है। इनके कोई ना कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। लेकिन एक आदमी है जो उस एसी को रिपेयर करने का काम कर रहा है, उस एसी को ठीक करने का काम करता है, उसका कूलिंग और मेंटेनेंस का ध्यान रखता है, भैया वो सर्विस सेक्टर में चले जाएगा। तो जब भी किसी चीज के अंदर प्रोडक्ट का खरीदना या बेचना शामिल होता है तो वो सारी चीजें गुड्स की कैटेगरी में आती है। और जहां पर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, कि भाई जैसे एक डॉक्टर है, भाई वो कोई चीज बेच थोड़ी रहा, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक वकील है, वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सर्विस प्रोवाइड करवाता है। एक फाइनेंशियल कंपनी है जो आपकी लोन और ऐसी फैसिलिटीज, फाइनेंस फैसिलिटीज देखती है, तो वो सर्विस सेक्टर। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो आपको फैसिलिटी दे रही है, तो वो सर्विस सेक्टर में आती है। तो ये दो कैटेगरी में पूरी दुनिया का बिजनेस शामिल होता है कि या तो आप गुड्स का कोई बिजनेस कर रहे हो या आप सर्विस का कोई बिजनेस कर रहे हो। तो जब आप कोई बिजनेस की शुरुआत करेंगे, कोई स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचेंगे, तो आपको अपनी कैटेगरी समझना पड़ेगी कि भैया आप गुड्स वाले सेक्टर में जा रहे हो या सर्विस सेक्टर में जा रहे हो। तो बिजनेस का मतलब समझ गए आप कि कहीं भी दो लोगों के बीच में किसी गुड्स या सर्विस का लेन देन हुआ और उसमें कोई ना कोई प्रॉफिट शामिल हो, ये बिजनेस के अंदर आता है। इतनी सिंपल डेफिनेशन है भैया। आपने और सिंपल एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको कि मान लो एक कंपनी है जो पेन बनाती है, पेन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। भैया आपने उस पेन को बनाया, बनाकर तैयार करा और 5 रुपए का उसका खर्चा बैठा आपको उस पेन को बनाने में। आप गए और मार्केट के अंदर उस पेन को आपने 7 रुपए में बेच दिया। अब इसमें देखिए कि एक तो मैन्युफैक्चरर है जिसने बनाया, एक वो कस्टमर है जो उसको खरीदेगा, दो लोग हो गए शामिल। इनके बीच में गुड्स या सर्विस का लेन देन हुआ। भैया जो आपने पेन बनाया था वो आपने सामने वाले को दिया, मतलब गुड्स का क्या हुआ? लेन देन हुआ। और जो 5 रुपए का पेन बनाया था आपने 7 रुपए में दिया, तो 2 रुपए का क्या मिला आपको? प्रॉफिट मिला, आपको लाभ हुआ। तो दो लोग शामिल हो जिनके बीच में प्रोडक्ट या सर्विस का लेन देन हुआ हो और जिसमें प्रॉफिट शामिल हो, ये बिजनेस के अंदर आता है।
तो अब जब हमने ये समझ लिया कि बिजनेस क्या होता है, तो अब तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा इजी है, इसे तो मैं भी शुरू कर सकता हूं, या मैं भी कर पाऊंगा, या मैं भी कर सकता हूं। तो अब एक चीज समझनी पड़ेगी कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, या किसी स्टार्टअप को चालू करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। या अगर कोई आप स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपकी फेल्यूर की संभावनाएं बढ़ जाएगी। क्योंकि कई सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो कहीं से सुन लेते हैं, कहीं से पढ़ लेते हैं, कहीं से मोटिवेट हो जाते हैं कि जिंदगी में रिस्क उठाना चाहिए। और देखिए, मैं भी इस बात से सहमत तो करता हूं कि जिंदगी में रिस्क उठाना चाहिए, लेकिन रिस्क उठाने और बेवकूफी के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है। अब आप कह रहोगे कि ये क्या बात कर, देखिए रिस्क उठाना एक अलग बात है, और मैं भी इस बात से सहमत करता हूं कि जिंदगी में रिस्क उठाना चाहिए, लेकिन बेवकूफी भी एक ऑप्शन होता है जहां पर लोग रिस्क के नाम पर, रिस्क उठाने के नाम पर एक्साइटेड होकर, मोटिवेट होकर बेवकूफियां करते हैं और उसे रिस्क का नाम दे देते हैं। भाई किसी ने कहा कि यार जिंदगी में रिस्क उठाना चाहिए, और आप गए और जाकर 1 करोड़ रुपए सट्टे में लगाकर आ गए। ये रिस्क नहीं है बाबू, बेवकूफी है। ये क्या उठाई, ये आपने रिस्क नहीं उठाया, आपने बेवकूफी करी है। आप गए और आपने एक्साइटेड होकर, मोटिवेट होकर ऐसा कोई बिजनेस शुरू कर लिया, ना तो आपको उसकी नॉलेज है, ना आपने कोई मार्केट रिसर्च करी है, ना आपको उसका कोई फंडामेंटल पता है, ना आपको कस्टमर सर्विस पता है, कुछ भी नहीं पता है। बस आप गए और 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ डाल के एक बिजनेस शुरू कर लिया, क्योंकि आप तो एक्साइटेड थे, मोटिवेट थे, आपने कहा कि जिंदगी में रिस्क उठाना चाहिए। ये रिस्क नहीं, बेवकूफी है। तो रिस्क और बेवकूफी के बीच बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा अंतर होता है, वो समझना जरूरी है। तो रिस्क उठाइए, लेकिन बेवकूफियां मत करिए। इसीलिए स्टार्टअप करने के पहले कुछ बातें ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए लाखों लोग हर साल इंडिया के अंदर कोई ना कोई नया स्टार्टअप, कोई ना कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, या शुरू करने के बारे में सोचने वाले तो करोड़ों है, लेकिन कुछ लाख लोग हैं जिनमें से शुरू करते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते, या वो स्टार्टअप चल क्यों नहीं पाते। आप अगर रजिस्टर्ड स्टार्टअप तो जितने गवर्नमेंट की नजर में आती है, गवर्नमेंट जो डाटा पब्लिश करती है, उसके अलावा भी तो ढेर सारे लोग हैं जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जो कहीं पर किसी की नजर में आने के पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के पास अपना कागज भेजने के पहले ही वो स्टार्टअप बंद हो गए। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि लोग जाने अनजाने रिस्क उठाने के बजाय बेवकूफियां करते। और अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, किसी भी स्टार्टअप या किसी भी बिजनेस को शुरू करने के पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है नॉलेज, इंफॉर्मेशन और जानकारी। आप जो भी बिजनेस या जो भी स्टार्टअप या जिस भी सेक्टर में अपना काम शुरू करना चाहते हैं, आपको यह समझना पड़ेगी कि आपको उस चीज की नॉलेज कितनी है, उसकी समझ कितनी है, उसकी जानकारी कितनी है। भाई जैसे मान लो कोई व्यक्ति सोचता है कि यार मैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आ जाता हूं, तो भाई उसको समझ है या नहीं है कि माल कहां से उठाया जाता है, कहां डाला जाता है, जब भाड़ा लिया जाता है तो उसकी प्राइसिंग कैसे तय की जाती है, कितने किलोमीटर पे कितना पैसा लेने पर क्या बचेगा, क्या घाटा जाएगा, किलोग्राम से क्या रेट पे लेना पड़ेगा, डिस्टेंस पे क्या रेट पे लेना पड़ेगा, क्या गवर्नमेंट कार्रवाई होगी, क्या कानूनी चीजें करना पड़ेगी, जब स्टेट में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंट्रा स्टेट जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, जब आउट ऑफ इंडिया माल लेकर जाएंगे तो क्या करना होगा। इन सब चीजों को कहते हैं नॉलेज। इस बात की जानकारी, इस बात की इंफॉर्मेशन, इस बात की समझ को ही हम नॉलेज कहेंगे। या कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करेंगे तो आपको ये चीज होना चाहिए। मान लो कोई फाइनेंशियली सर्विसेज के बारे में सोचता है कि यार मैं लोन प्रोवाइड करवाऊंगा, गाड़ियां फाइनेंस करूंगा, घर फाइनेंस करूंगा, फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन उस बात को समझ तो होनी चाहिए कि कानूनी चीजें क्या होती है, किस कैटेगरी में किस आदमी को कितना पैसा देना होगा, या किस इंटरेस्ट ऑफ रेट पर दिया जाना है, या जो इंटरेस्ट ऑफ रेट पर हम देंगे उसके बाद हमें बचत होगी या नहीं होगी। अगर हमने किसी से पैसा लिया और किसी थर्ड पार्टी को दिया है, और थर्ड पार्टी अगर पैसा नहीं लौटाएगी तो फर्स्ट पार्टी को हम क्या पे करेंगे। इस बात की इंफॉर्मेशन, इस बात की समझ, उसको कैसे डील करना है, जब कोई हमारा पैसा नहीं लौटाता है तो क्या कानूनी कार्रवाई करना है, उसकी चीज हम उठाने के पहले, उसको जब्त करने के पहले, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के पहले हम क्या उस पैरामीटर में जाते हैं या नहीं जाते, इस बात की समझ होना। ये सब चीजों की नॉलेज जिसे है वो करेगा तो वो सफल हो जाएगा। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि बस किसी को देखकर, किसी से पूछकर, किसी से मोटिवेट होकर शुरू कर दिया, लेकिन इस बात की समझ तो है नहीं। कई लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जिन्होंने बिजनेस शुरू किए, बस एक्साइटेड होकर जोश में कर लिए। उन्होंने एक प्राइसिंग तय करी, सामान बेचना शुरू करा। महीने, 6 महीने, साल भर बाद जब उन्होंने समझने की कोशिश करी तो उन्हें पता चला कि यार इस मार्जिन पे वो जब माल बेच रहे तो उनको तो घाटा हो रहा है, क्योंकि बचत तो बची नहीं। क्योंकि भैया उन्होंने जो प्राइसिंग थी, उन्होंने मार्केट को समझा, मार्केट में देखा क्या कंपटीशन है, तो हम कम कीमत में बेचेंगे तो हम सफल जल्दी हो जाएंगे, या लोग हमारा ज्यादा माल खरीदेंगे। लेकिन वो मार्जिन
प्राइस मार्जिन जो कम होने की वजह से उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के, ऑपरेशंस के, जो बाकी चीजों के, ट्रांसपोर्टेशन के जो खर्चे थे, उस खर्चों में सारा पैसा चले गया। अब उनके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो ये चीज होना, इसको नॉलेज कहते हैं, इसको इंफॉर्मेशन कहते हैं, इसको समझ कहते हैं कि जब आप किसी बिजनेस को शुरू करें तो आपको उसकी नॉलेज और उसकी समझ कितनी, उसकी जानकारी कितनी, आपको कितना पता है उस बिजनेस के बारे में, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है। और अगर आपको नहीं पता फिर भी करना है तो आप पहले पता करें, पहले नॉलेज गेन करे, पहले इंफॉर्मेशन दे, उस समय जाकर उस बिजनेस को करना सीखे, उसको समझे, उस तरीके के लोगों के साथ जाए, उनसे पता करे कि इस तरीके का बिजनेस कैसे किया जाना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज आती है नॉलेज और इंफॉर्मेशन आपके पास है तो ही आप मार्केट के अंदर जाएं और उस बिजनेस को करना शुरू करें। अगर नहीं है तो पहले जाकर नॉलेज और इंफॉर्मेशन ले, कुछ गुरु लोगों से, कुछ समझदार लोगों से, जो उस फील्ड के लोग हैं उनसे जाकर सीख लें, फिर उस फील्ड में जाएं तो आपको एडवांटेज होगा। अब मान लो कि आपके पास बिजनेस की नॉलेज आ गई, आपको समझ आ गई, आपने इंफॉर्मेशन ले लिया, आपको समझ गए कि यार इस बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें लगेगी, और वो सारी चीजें करने के बाद अब आप सोच रहे हैं कि यार मैं बिजनेस को चलो शुरू कर लेते हैं। तो दूसरे पॉइंट पर जो चीज आती है वो आती है मार्केट रिसर्च, या जिसे हम कहते हैं मार्केट एनालिटिक्स। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप XYZ कोई सी भी प्रोडक्ट या सर्विस लेकर मार्केट में जाने वाले हो, तो आपको यह पता करना है कि उस मार्केट में आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की नीड कितनी है, कस्टमर को कितना ज्यादा उस चीज की जरूरत है, यह समझना पड़ेगा। जिस मार्केट में आप जाने वाले हो उस मार्केट में लोगों को उस चीज की जरूरत है भी या नहीं है, आपको यह बात समझना पड़ेगी। जैसे मान लो कि एक बहुत गर्म देश है, एक ऐसा देश जहां पर साल के अधिकांश दिन, मतलब लगभग पूरे साल ही बहुत ज्यादा गर्मी गिरती है ना, हीटेड, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा हीट रहती है। अब अगर वहां पर मैं सोचूं कि यार मैं स्वेटर का या ओवरकोट का बिजनेस शुरू करूं, तो क्या मेरे लिए वो मार्केट सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां तो ऑलरेडी गर्मी गिर रही है, वहां तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीट है। अब वहां गर्म कपड़े या गर्म चीजें कौन पहनेगा? उन्हें तो कुछ ठंडई की चीज चाहिए ना, तो वहां पर वो बिजनेस नहीं करेगा। वैसे ही सेम इसका अपोजिट समझ लो कि अगर बहुत ज्यादा ठंडी जगह है और वहां मैं शॉर्ट्स, बॉक्सर और ये चीजें बेचने जाऊंगा तो शायद वो ज्यादा नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि उनको तो दिन भर या ज्यादातर वक्त गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज आपको मार्केट रिसर्च के अंदर आती है कि आपको ये समझना है कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस उस मार्केट के लिए सूटेबल है या नहीं है, या अगर उस मार्केट में आप ये लेकर जाएंगे तो क्या कस्टमर उसको समझकर उसको खरीदने के बारे में सोचेगा, या उनकी कोई जरूरत फुलफिल होगी तभी उस मार्केट में उतरे। अदरवाइज उस मार्केट में जाकर आप अपना लॉस करने वाले हो, उससे आपको कोई बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने नहीं वाला है। या इसको सर्विस में समझ लें तो आज जैसे मान लो कि इलोन मस्क देख लो, आप आज दुनिया के रईसों में सबसे बड़े हैं, आज उन्हें देखिए कि भाई उन्होंने एक सर्विस शुरू करी कि भैया वो किसी को भी स्पेस में ले जा सकते हैं, स्पेस का ट्रेवल करा सकते हैं, किसी ग्रह पर घुमा के, गैलेक्सी में घुमा के लेकर आ जाएंगे। अब एक बात समझिए कि जब उन्होंने इस बिजनेस को या सर्विस को उन्होंने शुरू किया, ये सर्विस पहली बात तो इतनी महंगी है, इतनी कॉस्टली है, इतनी ज्यादा महंगी पड़ती है कि एक मिडिल क्लास या नॉर्मल व्यक्ति तो इसे एफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो वहां पर तो उस चीज की जरूरत ही नहीं है, वहां पर वो सर्विस चलेगी नहीं। दूसरी बात कि जो लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत एक्स्ट्रा मनी, वो लोग ही सिर्फ उस चीज को या उस सर्विस को ले सकते हैं। तो भैया उनका मार्केट कौन सा हुआ? सिर्फ उतना सा। या आप रोलेक्स को देखिए, रोलेक्स एक ऐसी घड़ी है जिसकी कीमत लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आप जितना ज्यादा पे कर सकते हैं। पर एक नॉर्मल आदमी सोचेगा तो क्या करेगा? वो या तो फर्स्ट कॉपी खरीद सकता है या फिर रहने तो साइड में रख दो। क्यों? क्योंकि उसके बजट में तो वो चीज आएगी नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका मार्केट कौन सा है। मास मार्केट में आपका प्रोडक्ट सर्विस चलेगा, क्लास मार्केट में चलेगा, और जिस मार्केट में आप उतरना चाहते हैं उसका मार्केट एनालिटिक्स और रिसर्च करने के बाद ही, थोड़ी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही उस मार्केट के अंदर उतरे तो आपका स्टार्टअप चलने की संभावनाएं अधिक होगी। अब जब ये दो चीजें कवर हो गई तो अब जो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्टार्टअप, किसी भी बिजनेस को शुरू करने में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है कैपिटल, पैसा, पूंजी। क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है जो बिना कैपिटल, बिना पैसे और बिना पूंजी के शुरू ही नहीं किया जा सकता। आप छोटे से छोटा बिजनेस भी शुरू करने के लिए सोचेंगे तो एक छोटे से छोटे कैपिटल की जरूरत तो कम से कम पड़ती ही पड़ती है। तो अब यहां पर आपको सबसे बड़ी समझदारी क्या करना है कि जब आप कोई स्टार्टअप के शुरुआती फेज में, आप उसे शुरू ही कर रहे हैं, आप उसे स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो कभी भी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर या बहुत ज्यादा कैपिटलाइजेशन का इन्वेस्टमेंट करके उसे शुरू करने के बजाय उसे छोटे से छोटा शुरू करने के बारे में सोचें। और अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में इसीलिए शायद कोई बिजनेस शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वो रास्ता देखते रहते हैं कि जब उनके पास कहीं से बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, या कोई बैंक उन्हें बहुत बड़ा लोन दे देगी, या कहीं पे बड़े पैसे का बंदोबस्त होगा, तभी वो कोई स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करेंगे। और इस वजह से वो सिर्फ रास्ता देखते रहते हैं, ना वो पैसा या पूंजी आती है, ना वो कभी स्टार्टअप शुरू कर पाते हैं। और ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि कई बार ये होता है कि उनके पास पैसा और पूंजी होती है
वो बिना मार्केट रिसर्च करे, बिना कस्टमर को समझे, बिना मार्केट को जाने स्टार्टअप शुरू करते और इतने बड़े लेवल पे शुरू कर देते हैं कि वो जब नहीं चलता तो उनका बहुत सारा पैसा का लॉस हो चुका होता है। तो क्या करें कि देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि दुनिया में जितना भी बड़ा बिजनेस या जितना भी बड़ा बिजनेस एम्पायर आप देखेंगे, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से छोटे लेवल पर हुई है। उन हालातों में, उन स्थितियों में शुरू किए गए जिन स्थिति में आप आज प्रेजेंट में है। अमेजोन जो कि आज जेफ बेजोस की दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है, जो ऑनलाइन सेक्टर में टॉप पर है, एक बहुत बड़े मार्केट को लीड कर रही है, एक गैराज से कुछ ऑनलाइन किताबें बेचने के साथ शुरू की गई कंपनी आज इतना बड़ा बन गई है। आप रिलायंस को देखिए, इंडिया की लीडिंग बिजनेस ग्रुप में आता है। आप देखेंगे तो जब धीरू भाई अंबानी फॉरेन से लौटे थे तो एक 350 स्क्वायर फीट के कमरे में एक टेबल, 3 कुर्सी और एक टेलीफोन के साथ उन्होंने अपना सूट का बिजनेस शुरू किया था। लेकिन आज आप देखेंगे कि रिलायंस लीडिंग बिजनेस है, बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके बैठा है। तो दुनिया के किसी भी बिजनेस को आप देखेंगे, जब टाटा व्हीकल में कार में उतरा था तब फोर्ड ने कहा था कि भैया कार बनाना तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम्हें इस फील्ड से बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन आज देखेंगे आपकी टाटा की कारें मार्केट में कितना बड़ा मार्केट को खा के बैठी है, कितने बड़े मार्केट को कैप्चर कर रही है, कितना बड़ा मार्केट कवर किया है अभी टाटा ने कुछ समय में। तो दोस्त, कोई भी बिजनेस को अगर आप देखेंगे तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई है, कहीं ना कहीं छोटे से स्तर से शुरू करके उसे बढ़ाया गया है। तो आप कभी पहले दिन रिलायंस या पहले दिन अमेजोन या पहले दिन टाटा या पहले दिन केएफसी या पहले दिन मैकडॉनल्ड्स बनाने के बारे में मत सोचिए, उसे पहले दिन स्टार्ट करने के बारे में सोचिए। वो जहां से भी हो सकता है। आपके पास 1 करोड़ की बजाय 1 लाख है, 1 लाख की बजाय 10,000 है। अगर आप 10,000 में क्या शुरू कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए, न कि ये रास्ता देखे कि जब 1 करोड़ आएंगे और फिर मैं शुरू करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आपके पास 10 है, 20 है, 25 है, 50 है, जितना भी है, उस दायरे में आप क्या कर सकते हैं, क्या क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, उसमें आप क्या शुरू कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो कैपिटल का यूज करना सीखे कभी भी, क्योंकि देखिए किसी भी बिजनेस के लिए कैश ही उसकी ऑक्सीजन होती है। जिस तरह से हम जिंदा है, ऑक्सीजन अगर हटा दें तो हम सब मर जाएंगे, वैसे ही किसी बिजनेस में से अगर कैश हटा दिया जाए, कैपिटल हटा दिया जाए, पूंजी हटा दिया जाए तो बिजनेस तबाह हो जाएगा। किसी भी बिजनेस के लिए कैश, नकदी, पैसा ऑक्सीजन का काम करता है, और जिस बिजनेस में ऑक्सीजन ही नहीं होगा वो बिजनेस चल नहीं सकता। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। उतने ही कैपिटल से उतना ही बड़ा बिजनेस शुरू करें जितने बड़े बिजनेस में उसको सर्वाइव करवाया जा सकता है। ये सबसे पहली चीज होती है। अब उसके बाद एक और सबसे बड़ी चीज आती है मैन पावर। किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के बाद जब उसे बड़ा करना होता है तो उसके पीछे लोग होते हैं, उसके पीछे क्रिएटिव लोग होते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम, बहुत अच्छा नेटवर्क और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, तभी कोई बिजनेस ग्रो कर पाता है। तो मेन पावर का विशेष ध्यान रखें। हमेशा अच्छे लोगों को अपनी टीम में शामिल करें। जो लोग आपकी टीम में आ रहे हैं उन्हें तैयार करें, उन्हें प्रिपेयर करें, उन्हें अपने बिजनेस को करना सिखाएं, उन्हें उस बिजनेस में किस तरीके की स्किल्स चाहिए उन स्किल्स को सिखाने के ऊपर काम करें। मैं ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस को जानता हूं, बहुत सारे लोगों को जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पर ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस देखा है जिनके पास पूंजी भी है, जिनके पास स्टॉक है, जिनके पास कस्टमर है, जिनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास अच्छा मैन पावर नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, टीम में लोग ही नहीं जो सर्विस दे पाए, और इसलिए धीरे धीरे करके उनका कस्टमर करता जाता है, नया कस्टमर आता है और वो रूटीन चलता रहता है कि कुछ पुराने चले गए, नए आ गए, पुराने, तो वो बिजनेस स्टक होकर रह जाता है। लेकिन अगर वो कुछ अच्छे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लें या कुछ ऐसे लोगों को तैयार करें या अपने लोगों को स्किल सिखाएं तो वो पुराने कस्टमर को तो रोक पाएंगे, साथ में जो नए कस्टमर आ रहे हैं वो भी उनके साथ जुड़कर बिजनेस ग्रो करेगा या ग्रोथ आएगी। तो कभी भी मेन पावर में कंजूसी ना करें। कई बार लोग क्या करते हैं मालूम, जैसे मान लो कि एक बंदे को मैंने काम पे रखा, मैं आज उसे 10,000 रुपए दे रहा हूं और वो मुझे 1 लाख रुपए का बिजनेस करके देता है, मुझे 90,000 का फायदा है क्योंकि 10,000 तो वो ले जाएगा। लेकिन इसकी जगह मैंने एक स्किल्ड, एक टैलेंटेड, एक सही स्किल्स वाले व्यक्ति को अपने काम पे रखा, और कारण ये हुआ कि उसकी स्किल्स और एबिलिटी और उसके टैलेंट की वजह से मुझे उसे 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है। लेकिन फायदा यह है कि जब मैं उसे 1 लाख रुपए पे कर रहा हूं, आज वो 10 लाख रुपए का बिजनेस लेकर आ रहा है। मेरा फायदा कितना हो रहा है? 9 लाख रुपए का। और ये बात लोग नहीं समझ पाते, लोग उस 90,000 में खुश हो जाते 10,000 देकर। मैं कहता हूं 1 लाख पे करो, 10 लाख लेके आओ, तो आप ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे। और ये बात जिस दिन आपने समझ ली, आप मेन पावर का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, आप स्किल्ड व्यक्ति की अहमियत समझने लगेंगे और ये आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देकर जाएगा। और अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करने जा रहा हूं किसी भी स्टार्टअप के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आप बिजनेस शुरू करें तो बिजनेस में जो सबसे पहली चीज, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखनी है ना, वो रखना है सर्वाइवल। देखिए, अगर हम जिंदा है तो हम आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर लेंगे अगर हम जिंदा है। लेकिन अगर हम मर ही गए तो फिर तो सवाल ही खत्म हो गया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सेम चीज बिजनेस पे अप्लाई होती है। अगर बिजनेस चल रहा है तो आज नहीं तो कल आपको कस्टमर मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल लोग आपकी सर्विस को समझने लगेंगे, आज नहीं तो कल लोग आपको जानने लगेंगे और आपके बिजनेस में ग्रोथ आ सकती है।
तो सर्वाइवल सबसे बड़ी चीज होती है। तो अगर आप साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर किसी बिजनेस को सर्वाइव करवा सकते हो ना, तो आप उस स्टार्टअप को बड़ा बना सकते हो। और ज्यादातर लोग तो पहले दूसरे साल में फेल हो जाते हैं। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज इस बात पर ध्यान रखना है कि क्या आप अपने स्टार्टअप को आने वाले 5 साल सर्वाइव करवा पाएंगे, और उस स्ट्रेटेजी के साथ शुरू करें। पहले दिन मनी बर्निंग करने की बजाय, या बहुत ज्यादा कैश फ्लो बिगाड़ने की बजाय, या कैश का रोटेशन खराब करने की बजाय, या अपनी कैश फ्लो से ज्यादा पैसा बर्न करने की बजाय, आप ये समझो कि आपको इस बिजनेस को कम से कम 5 साल सर्वाइव करवाना पड़ेगा, ताकि आपकी गुडविल बिल्ड हो, लोग आपको जानने लगे, आपका ब्रांड वैल्यू बनने लगे, आप लोगों की पहुंच में जा पाओ, लोगों को जानकारी हो कि यार इस नाम का कोई बिजनेस है। और उसमें थोड़ा सा वक्त जाता है, रातों रात तो नहीं होता। तो सर्वाइवल सबसे बड़ी चीज होती है। तो बिजनेस में सर्वाइवल क्राइटेरिया का ध्यान रख के किसी बिजनेस को बढ़ाएं, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये कुछ चीजें थी, किसी स्टार्ट बिजनेस क्या होता है, स्टार्टअप को शुरू करने के लिए किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखना है, किन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपका स्टार्टअप फेल होने की संभावनाएं कम हो जाएगी, मैंने उनके ऊपर डिस्कस करा। अब जब आप बिजनेस खड़ा करते हैं तो उसे बड़ा कैसे करना है, इसका डिस्कस भी हम आगे करते हैं कि किस तरह किसी खड़े बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ा किया जा सकता है।